नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ब्लैक एंड व्हाइट के 2 साल आज वो खबर दिखा रहे हैं जिससे आपके परिवार का लेना देना है, जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा भेजा। जनता के विश्वास ने बनाया देश का नंबर 1 न्यूज शो। मैं आज ब्लैक एंड व्हाइट और आज तक की पूरी टीम की तरफ से दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा ये रिश्ता हर दिन ऐसे ही लगातार मजबूत होता चला जाए। पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन आज एक बहुत खास दिन है क्योंकि आपके मनपसंद शो ब्लैक एंड व्हाइट को आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन 2 वर्षों में हमें आपका भरपूर प्यार और विश्वास मिला, जिसके लिए इस शो की टीम और हमारे चैनल की पूरी टीम आप सबको धन्यवाद देना चाहती है। हमारी टीम ने मेहनत की स्याही से सफलता और लोकप्रियता का नया इतिहास रचा और आप भी इस कार्यक्रम को अपने भरोसे के रंग में रंगते चले गए और इस प्रकार हमने ये बेमिसाल 2 साल पूरे किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा ये रिश्ता वक्त और परिस्थितियों की हर परीक्षा पर खरा उतरेगा और हर रोज हमारा और आपका ये रिश्ता जो है ये ऐसे ही मजबूत होता चला जाएगा। अब आते हैं खबरों पर। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर के आईटी सिस्टम्स और कंप्यूटर्स की सांसें आज कैसे रुक गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर देशों में फ्लाइट्स, रेल और मेट्रो सेवाएं बंद हो गईं, बैंकिंग सेवाएं ठप हो गईं, यहां तक कि एटीएम मशीन्स और कई टीवी चैनल्स भी बंद हो गए। कल्पना कीजिए अगर आपके जीवन में ऐसा कोई दिन आ जाए जब आपके सारे गैजेट्स काम करना बंद कर दें, आपका मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप सब कुछ डाउन हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आज कुछ ऐसा ही दिन था। इसके बाद आपको ब्रिटेन के लीड्स शहर में दंगों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां सड़कों पर जमकर हिंसा और आगजनी हुई है और इस सब का आरोप लग रहा है वहां रहने वाले स्थानीय मुस्लिम समुदाय पर। लेकिन सबसे पहले आपको ब्लू स्क्रीन के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। ये ब्लू स्क्रीन क्या है? आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर अचानक से बंद हो गया, जिससे विंडोज सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले दुनिया भर के तमाम आईटी सिस्टम्स, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स बंद हो गए और उनकी स्क्रीन कुछ इस तरह से ब्लू हो गई, यानी नीले रंग की स्क्रीन हो गई। इस ब्लू स्क्रीन को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी कहते हैं, जिसमें ब्राउजर सिस्टम के क्रैश होने के बाद कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट के मोड में चला जाता है और यह घटना इतनी अप्रत्याशित होती है, अचानक होती है कि इसे कंप्यूटर की या सॉफ्टवेयर की मृत्यु के समान ही माना जाता है और आज दुनिया में बिल्कुल यही हुआ है। दुनिया भर के जो कंप्यूटर्स थे उन सब की स्क्रीन आज नीली हो गई, कुछ इस तरह से जैसे इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सब कंप्यूटर्स का एक ही रंग, एक ही स्क्रीन। आज माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ने दुनिया भर के आईटी सिस्टम्स और कंप्यूटर्स की सांसें रोक दी और इस सर्वर के ठप होने से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और भारत समेत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में बुरी तरह से अफरा तफरी मच गई और इसका सबसे ज्यादा असर हवाई सेवाओं पर देखने को मिला। देखिए, पूरी दुनिया की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। दुबई क्या, मुंबई क्या, पेरिस क्या, सिंगापुर क्या। सर्वर की ताकत क्या होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज इस सर्वर के कारण दुनिया भर में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जिनमें सबसे ज्यादा 500 से ज्यादा उड़ानें अमेरिका में रद्द हुई हैं और भारत में भी 50 से ज्यादा फ्लाइट्स आज रद्द हुई हैं। इसके अलावा कई देशों में रेल और मेट्रो सेवाएं जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। बैंकिंग सेवाएं ठप हो गईं और यहां तक कि जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में एटीएम मशीन से लेकर कई टीवी चैनल्स भी बंद हो गए और इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया और जिस टेक्नोलॉजी पर इंसान पूरी तरह से अब निर्भर होता जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी कैसे अचानक से धोखा दे सकती है, कैसे वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को उसके घुटनों पर ला सकती है, ये आज उसका एक ट्रेलर भर है।
Silva. Silva. Nach Thessaloniki vom Mittelmeer sind ja auch alle gestrichen. तो देखिए कैसा दिन था आज। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स ठप हो गए, फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, लंबी लंबी लाइन एयरपोर्ट्स पर लग रही हैं, बैंकों में लंबी लाइन लग रही हैं, बैंकिंग सेवाएं ठप हो रही हैं, सारे कंप्यूटर्स इस तरह से नीले हो गए हैं और पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी के सामने बिल्कुल असहाय होकर इस टेक्नोलॉजी के सामने अपने घुटनों पर आ गई है। ये बड़ा अजीब सा दिन था। ये एक बहुत नई चीज आज देखने को मिली है। अब आप ये देखिए कि इस घटना ने कैसे दुनिया के बड़े बड़े देशों को, जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली देश कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये पश्चिमी दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये सारे के सारे देश आज अपने घुटनों पर थे। आज सिर्फ एक सर्वर के ठप होने की वजह से पेरिस ओलंपिक्स के आईटी ऑपरेशंस भी बंद हो गए। ब्रिटेन का मशहूर न्यूज चैनल स्काई न्यूज 3 घंटे तक ऑफ एयर रहा, जबकि ब्रिटेन में ही एक और न्यूज चैनल, एक और टीवी चैनल जिसका नाम है CBBC, ये भी कुछ देर के लिए बंद हो गया। जर्मनी के अस्पतालों में नॉन इमरजेंसी ऑपरेशंस रद्द कर दिए गए। पोलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल की सेवाएं बाधित हो गई। ब्रिटेन में नेशनल रेल का आईटी सिस्टम बंद हो गया। यूरोप के कई देशों में टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं ठप हो गई। न्यूजीलैंड की संसद का कंप्यूटर नेटवर्क क्रैश हो गया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे सुपरमार्केट्स के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स अचानक से बंद हो गए और बहुत सारे देशों में एटीएम मशीन्स और क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट की सेवाएं बंद हो गई। यानी आप ना तो पैसा निकाल सकते हैं, ना अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लंदन में स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं ठप हो गई और आज भारत के हैदराबाद और बेंगलुरु शहर में भी कई बड़ी कंपनियों में कामकाज ठप हो गया और इनमें भी इस संकट का सबसे ज्यादा असर हवाई सेवाओं पर हुआ है, जिसे आप आज इन 2 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अब आपको भारत की तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली हवाई अड्डे की है, दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां डिस्प्ले सिस्टम क्रैश होने के बाद फ्लाइट से जुड़ी सारी जानकारियां एक व्हाइट बोर्ड पर हाथ से लिखकर दी गई। आपने आखिरी बार किसी हवाई अड्डे पर डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड की बजाय इस तरह का हाथ से लिखा हुआ बोर्ड कब देखा होगा? जबकि दूसरी तस्वीर एक बोर्डिंग पास की है, जिसमें यात्री का नाम और फ्लाइट से जुड़ी सारी जानकारियां हाथ से लिखी गई हैं, क्योंकि आज कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे, प्रिंटर्स काम नहीं कर रहे। और इन तस्वीरों से आपको यह पता चलेगा कि आज एक सर्वर के ठप हो जाने से हम उसी दौर में पहुंच गए जहां एक जमाने में सब कुछ ऑफलाइन हुआ करता था। जरा याद कीजिए 1990 का वो दशक, तब हमारे देश में, पूरी दुनिया में ऐसे ही तो लिखा जाता था। फ्लाइट की टिकट्स पर भी हाथ से ही लिखा जाता था। सारी जानकारियां इसी तरह बोर्ड पर हाथ से लिखी जाती थी। अब आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूं, ये 1990 के दशक का है, जब भारत के हवाई अड्डों पर यात्रियों को हाथ से लिखे बोर्डिंग पास दिए जाते थे और आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और अलग अलग एयरलाइंस ने अपने यात्रियों को हाथ से लिखे बोर्डिंग पास दिए और इस दौरान देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहां जाएं। तो देखिए, अचानक से हम 1990 के दशक में पहुंच गए। अचानक से 35-40 साल पुराने युग में पहुंच गए, जहां वाकई में पहले सब कुछ हाथ से ही होता था। टिकट हाथ से ही लिख कर बनाकर आपको दी जाती थी और आज अचानक से हम उसी युग में पहुंच गए। इस तस्वीर में आप जरा उस कंप्यूटर को देखिए जिस कंप्यूटर पर यह काम किया जा रहा है। किस पुराने जमाने का कंप्यूटर ये आपको लगेगा आज 1990 के दशक में।
एयरपोर्ट्स पर चेक इन, चेकआउट, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, बोर्डिंग पास, बैगेज हैंडलिंग, एयरलाइन के एप्स, फैसिलिटी मैनेजमेंट और एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लिए जिस डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल होता है वो इस घटना में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्रैश होने की वजह से पूरी तरह से ठप हो गया और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ और भोपाल समेत कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को बहुत भारी परेशानी का सामना आज करना पड़ा। लखनऊ एयरपोर्ट पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की फ्लाइट 2 घंटे तक आज रुकी रही। तो देखिए, सरकारों को भी, मंत्रियों को भी काफी परेशानी हुई। और अब भी अगर आप इंडिगो, आकाशा एयर, विस्तारा या एयर इंडिया से हवाई यात्रा करने वाले हैं और आपने पहले से फ्लाइट का टिकट बुक करा लिया है तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। यानी आप ये समझ लीजिए, अगर आप कोई भी हवाई यात्रा करने वाले हैं, चाहे वो इंडिगो है, चाहे वो स्पाइस जेट है, चाहे वो विस्तारा है, कोई भी एयरलाइन है, तो आपको पहली बात जो याद रखनी है वो ये कि आपको ये चेक करना है कि कहीं आपकी फ्लाइट का समय बदल तो नहीं गया है। इसलिए घर से निकलते समय, एयरपोर्ट्स के लिए जब आप निकलते हैं उससे पहले ये पक्का चेक करके निकलिए कि आपकी फ्लाइट का स्टेटस क्या है। हो सकता है कि आपकी फ्लाइट लेट हो जाए या कैंसिल हो जाए। और दूसरा, आप अपनी फ्लाइट के डिपार्चर टाइम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये जो सिस्टम में आज खराबी आई है इसकी वजह से जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत धीमी हो गई है। भारत में संकट से कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के सर्वर भी प्रभावित हुए हैं, जिससे उन लोगों को परेशानी हो सकती है जिन्होंने डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट अगले कुछ दिनों में ली हुई है या जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट ऑनलाइन देखना चाहते हैं। हालांकि भारत में रेल सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ और बैंकिंग सेवाएं भी ज्यादा प्रभावित नहीं हुई हैं। और भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत सरकार लगातार माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है और इस मामले में सरकार की एक रिस्पांस टीम जल्द ही नई टेक्निकल एडवाइजरी जारी करेगी, जो खास तौर पर उन प्राइवेट कंपनियों के लिए होगी जहां आज की घटना से कामकाज ठप हो गया और इनमें ज्यादातर कंपनियां आईटी कंपनियां हैं जो बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम में काम करती हैं। आज हमारी गोवा से दिल्ली फ्लाइट थी और फ्लाइट में काफ़ी डिले था, सर्वर डाउन बता रहे थे और काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और आज ये हाथों से बनाया हुआ है बोर्डिंग पास है, हाथों से बना हुआ बोर्डिंग पास है। बहुत प्रॉब्लम है और नाम भी गलत लिखे हुए थे, ऊपर आके और समस्या हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। टिकट काउंटर से नहीं बन पा रही। टिकट काउंटर से ऑनलाइन कट रहा है, ऑनलाइन दिखा रहा है टिकट, ऑनलाइन दिखा रहा है, बुक हो रहा है, बहुत हाई है, रेट बहुत हाई है। यहाँ के काउंटर पर मिल जाएगा, ये है वो है, फिर आए यहाँ पर तो कहता है कि नहीं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन बोल रहा है, क्या कहा जाएगा। ये क्रैश हुआ है, ये हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। हमारे को हर लेवल पे इसकी तकलीफ आने वाली है और आई थिंक इसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। కి సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మైక్రోసాఫ్ట్ తాలూకా సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి అజూర్ అన్న సాఫ్ట్వేర్, క్లౌడ్ సాఫ్ట్వేర్, దాంట్లో చిన్న సమస్య వచ్చింది. దానివల్ల ప్రధానంగా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఫ్లైట్స్ కి ఎక్కువ సమస్య వస్తుంది. నేను ఇప్పుడే మా తాలూకా సెక్రటరీతో కూడా మాట్లాడాను. మన భారతదేశంలో ఆ సమస్య ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్లైట్లన్నీ కూడా ప్రశాంతంగా తిరగడానికి టెక్నికల్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ నుంచి మాన్యువల్ సిస్టమ్ కి మూవ్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాని మీద చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతానికి భారతదేశంలో దానికి సంబంధించి ఇబ్బంది లేదు. इतने ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो रहे हैं कंप्यूटर्स पे और सिस्टम्स के ऊपर कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ये हमने किसी ने नहीं सोचा था। और मेरी एडवाइस यही है सबको
कि आप जब भी टिकट करें, कई लोग अब सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही सारा कुछ रखते हैं। मेरी एडवाइस ये है, प्रिंट आउट लेके रखें। एक पैसेंजर मैनिफेस्ट बनता है हर फ्लाइट का, और वो कंप्यूटर से, लोकल कंप्यूटर से प्रिंट आउट होता है, तो उस मैनिफेस्ट के बेसिस पे मैन्युअली बड़े आराम से बोर्डिंग कार्ड हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इस घटना को लोग टेक्नोलॉजी का कोरोना वायरस क्यों कह रहे हैं। आपको याद होगा, जिस तरह कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया था, जो काम कोरोना वायरस ने इंसान के शरीर के साथ किया था, वही काम ये वायरस कंप्यूटर के साथ कर रहा है। और ठीक उसी तरह से आज टेक्नोलॉजी के इस कोरोना वायरस ने दुनिया के कई देशों में माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटिंग सर्वर्स को डाउन कर दिया, और इसी के कारण दुनिया के करोड़ों कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और आईटी सिस्टम्स आज क्रैश हो गए, या समझ लीजिए कि अस्पताल में चले गए। जैसे ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, स्काई न्यूज एक बड़ा चैनल है ब्रिटेन का, और आज स्काई न्यूज ऑफ एयर हो गया कुछ घंटों के लिए, और उसने बाकायदा अपने दर्शकों से कहा कि हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन इस टेक्निकल खराबी की वजह से हम अपना ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि यह संकट माइक्रोसॉफ्ट के कारण पैदा नहीं हुआ, बल्कि इस संकट के लिए अमेरिका की एक दूसरी कंपनी, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी जिम्मेदार है, और उस कंपनी का नाम है क्राउड स्ट्राइक। एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया भर के हार्डवेयर और बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा और उनके आईटी ऑपरेशंस को साइबर अटैक से बचाने का काम करती है, और इनमें भी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनके नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स को वायरस और मालवेयर से बचाने के लिए यह कंपनी अपनी सेवाएं देती है। और आज भी इस कंपनी ने अपने एक सॉफ्टवेयर को लेकर एक अपडेट भेजा था, जिसके कारण विंडोज पर काम करने वाले तमाम आईटी सिस्टम्स ठप हो गए, और ये इतना बड़ा संकट पैदा हो गया। तो ये एक अपडेट की वजह से हुआ। और भी सरल शब्दों में कहें तो दुनिया भर में ज्यादातर बड़ी कंपनियां क्लाउड नेटवर्क पर काम करती हैं, जिसमें इन कंपनियों का डेटा उन्हीं के सर्वर पर सुरक्षित रहता है, और ये सर्वर अलग अलग टेक्नोलॉजी कंपनियों के हो सकते हैं। जैसे इस मामले में जिस प्लेटफॉर्म के लिए एंटीवायरस का अपडेट रिलीज हुआ, उस प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट अज्योर कहते हैं। इसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए आज एक अपडेट रिलीज किया गया था, जिसके कोड में कुछ गड़बड़ी थी, और इसी गड़बड़ी के कारण माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्वर पर काम करने वाले दुनिया भर के आईटी ऑपरेशंस, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स बंद हो गए, और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ने डिजिटल वर्ल्ड की सांसें रोक दी, और यह भी बता दिया कि टेक्नोलॉजी पर इंसानों की बढ़ती निर्भरता असल में बहुत खतरनाक भी हो सकती है। हालांकि आज यहां रशिया और चीन की बड़ी तारीफ हो रही है, क्योंकि इन दोनों देशों पर आज के इस संकट का कोई असर नहीं हुआ, और जिस चीन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था, वो चीन आज टेक्नोलॉजी के इस कोरोना वायरस से साफ बच गया। रशिया और चीन दुनिया के दो ऐसे देश हैं जो वर्ष 2002 में ही इस बात को समझ गए थे कि भविष्य में अगर वो टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर रहेंगे, तो इससे एक न एक दिन उन्हें नुकसान हो सकता है, और वो दुनिया में उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जहां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और उनकी व्यवस्थाएं अमेरिका की होंगी, पश्चिमी देशों की होंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका और यूरोप पर इन सारे देशों को निर्भर होना पड़ेगा। और इसी खतरे को देखते हुए रशिया और चीन ने अपनी खुद की स्वदेशी टेक्नोलॉजी को विकसित किया, और उसी का नतीजा है कि आज जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से दुनिया के इतने सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं बैठ गई, तब इस टेक्नोलॉजी वाले भूकंप के झटके चीन और रशिया में ना के बराबर महसूस हुए, और इसीलिए आज हमारा देश रशिया और चीन से काफी कुछ सीख सकता है। इस समय पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा सर्वर्स हैं। जो क्लाउड नेटवर्क आज प्रभावित हुआ, उस नेटवर्क का इस्तेमाल वॉलमार्ट, कोका कोला, HP और यहां तक कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी करती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यह घटना इतनी व्यापक क्यों बन गई और इसका इतना ज्यादा असर क्यों हुआ है। इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से पश्चिमी देशों की इन बड़ी बड़ी
मल्टीनेशनल आईटी कंपनियों पर निर्भर है और यह निर्भरता भारत के लिए अच्छी नहीं है। भारत दुनिया के उन देशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां हमारे अलग अलग आईटी ऑपरेशंस, भारतीय रेल और बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स पर कई साइबर अटैक्स पहले भी हो चुके हैं। वर्ष 2022 में लगभग 14 लाख साइबर अटैक्स हमारे ऊपर हुए और इन हमलों में भी मुख्य रूप से देश के थर्मल पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की कोशिश हुई, जिससे पता चलता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे वैसे ये टेक्नोलॉजी एक नए वॉरफेयर का रूप लेती जा रही है। वॉरफेयर मतलब ये भी एक तरह का एक तरीका है युद्ध करने का, और ये किसी देश पर अगर आपको आज हमला करना हो, किसी देश को के ऊपर आपको अटैक करना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमला मिसाइल से होगा, हथियारों से होगा, बंदूक से होगा, गोलियों से होगा। अब वो हमला कुछ इस तरह भी हो सकता है कि आप किसी देश के सारे पावर प्लांट्स को बंद कर सकते हैं, किसी देश के पूरे रेलवे सिस्टम को बंद कर सकते हैं, किसी देश के पूरे सर्वर्स को ऐसे बंद कर सकते हैं कि ना तो कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर पाएगी, ना उस देश का कोई फाइटर जेट टेक ऑफ कर पाएगा, ना कोई हथियार चल पाएगा, ना कोई मिसाइल आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सब कुछ ठप हो जाएगा। आपका पूरा की पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा, आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। और ये वो वॉरफेयर है जिसमें बिना हथियारों का इस्तेमाल किए किसी भी देश की पूरी व्यवस्था को बर्बाद किया जा सकता है। और इस बात को आप रशिया और यूक्रेन के इस उदाहरण से समझिए। वर्ष 2015 में रशिया ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को हैक कर लिया था, जिसके कारण यूक्रेन में 6 घंटे तक बिजली चली गई और ब्लैकआउट हो गया। और इस दौरान कई अस्पतालों में बिजली न होने की वजह से लोगों का इलाज नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। और इस साइबर अटैक में रशिया पूरी तरह से बेबस हो गया था। और इसीलिए हमने आपसे ये कहा कि नए युग का ये नया वॉरफेयर है जिसमें टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार है। तो कैसे रशिया ने यूक्रेन को बिल्कुल असहाय कर दिया था, तो ऐसा कोई भी देश अब किसी अपने दुश्मन देश पर कर सकता है। इस विषय पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें वर्ष 2015 में आई फिल्म ब्लैक हैट काफी चर्चित रही थी। उसकी कहानी ऐसी ही थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक हैकर एक देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैक करके उसमें एक बड़ा धमाका कर देता है और इसके बाद उस देश में न्यूक्लियर रेडिएशन से कई लोगों की मौत हो जाती है। और यह फिल्म इस मकसद से बनाई गई थी ताकि लोगों को यह बात समझ में आए कि टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भरता युद्ध में किसी भी देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है। और आज की घटना में भी यही सबक छिपा हुआ है। और आज आप देख लीजिए, हमारे ज़्यादातर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारे गैजेट्स हों, वो सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सर्वर से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अब तो हमारी गाड़ियाँ भी, कार भी इंटरनेट से चल रही हैं, सर्वर से जुड़ी हुई हैं। और सोचिए, अगर कभी किसी ने इन सब सर्वर्स को हैक कर लिया, हमारी गाड़ियों को हैक कर लिया, हमारे मोबाइल फ़ोन्स को हैक कर लिया, हमारे जो आईटी सिस्टम्स हैं उन्हें हैक कर लिया, तो पूरा की पूरा देश जहाँ है वहीं रुक जाएगा। और ऐसा कई घंटों के लिए भी हो सकता है और कई दिनों के लिए भी हो सकता है। और टेक्नोलॉजी के फ़ायदे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ नुकसान हैं जिनके बारे में इंसान सोचते नहीं। इस तरह का नुकसान टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें हो सकता है। इसलिए आज का जो दिन है ये याद रखने वाला दिन है। आज के दिन से पूरी दुनिया को सबक सीखना चाहिए और भविष्य के लिए अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। भारत के लिए इसमें सबक ये छिपा हुआ है कि भारत को अब अपना स्वदेशी नेटवर्क बनाना पड़ेगा और भारत को ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल आईटी कंपनियां हैं उन पर अपनी निर्भरता को अब कम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर इस तरह के हमले और भी ज्यादा हो सकते हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि जिस ब्रिटेन ने दुनिया को सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया, उसी ब्रिटेन में अब बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं और ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों को लेकर अब इतना विवाद क्यों हो रहा है। 18 जुलाई को ब्रिटेन के लीड्स शहर में 2000 से ज्यादा दंगाइयों ने सरकारी बसों और दुकानों में तोड़फोड़ करने के बाद उनमें आग लगा दी और इन दंगों में लगभग 11 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये ब्रिटेन की तस्वीरें हैं, ये लीड्स की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कि जब ये दंगे हो रहे हैं तब कुछ लोग सरकारी बसों को आग लगाते हुए खुलेआम निडर होकर बड़ी बहादुरी से
अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अपने वीडियोस बनवा रहे हैं और खुलकर धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं। जैसे इस व्यक्ति को आप देखिए, ये बस में आग लगा रहा है। आप देख सकते हैं ये लोग इस सरकारी बस में आग लगा रहे हैं और अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और इन्हें ना तो प्रशासन का डर है, ना पुलिस का डर है, ना कानून का डर है। पुलिस का कहना है कि ये दंगे उन 4 बच्चों की कस्टडी को लेकर हुए जिनमें एक बच्चे की वजह से उसके चचेरे भाई को चोट लग गई थी। लेकिन जब इस बच्चे का परिवार उसे अस्पताल लेकर गया तो वहां अस्पताल ने इस घटना की जानकारी ब्रिटेन की चाइल्ड केयर एजेंसी को दे दी और जब कुछ अधिकारियों ने यह कहा कि वो इन 4 बच्चों को अपने साथ इस चाइल्ड केयर सेंटर में ले जाएंगे तो फिर इस पर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इनमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों परिवारों के बच्चे शामिल थे। इसलिए लीड शहर में ये दंगे भड़क गए और ये दंगे भी उन इलाकों में ज्यादा हुए हैं जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, यानी जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा आगजनी और तोड़फोड़ हेयर हिल्स इलाके में हुई, जहां मुसलमानों की आबादी 39.4% है और ईसाई धर्म के लोग वहां सिर्फ 34.84% है। यानी ये वो इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी ईसाई आबादी से भी ज्यादा है और ब्रिटेन के बहुत सारे लोगों का कहना है कि इन दंगों के पीछे वही मुसलमान हैं जिन्हें ब्रिटेन की सरकार ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपने देश में दूसरे देशों से लाकर शरण दी है। यानी इनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो शरणार्थी हैं और पश्चिमी देश शरणार्थियों को लेकर बहुत सेकुलर बनते हैं, बहुत लिबरल बनते हैं और अपने आप को इंसानियत का सबसे बड़ा चैंपियन मानते हैं। इसलिए वो दूसरे गरीब देशों से बहुत सारे ऐसे शरणार्थियों को अपने यहां आने की जगह देते हैं, शरण देते हैं और फिर यही शरणार्थी आगे चलकर वहां ऐसा दंगा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन के इस मुस्लिम बहुल इलाके में पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम रेट इसी स्थान पर है जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी ईसाई आबादी से ज्यादा है। हेयर हिल्स में 1000 लोगों पर अपराध की 209 घटनाएं होती हैं और यहां दंगे भी सबसे ज्यादा होते हैं, जबकि ब्रिटेन के दूसरे इलाकों में अपराध और दंगों की ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं और इसीलिए इन दंगों की वजह से ब्रिटेन में अब मुसलमानों को लेकर काफी बहस हो रही है, शरणार्थियों को लेकर काफी बहस वहां पर छिड़ गई है। हालांकि हमारे देश की तरह ब्रिटेन में भी इन दंगों को लेकर कई तरह की फेक न्यूज फैलाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि ग्रीन पार्टी के काउंसिलर मोथिन अली ने इन दंगों में अल्लाहू अकबर के धार्मिक नारे लगाए, जबकि यह सच नहीं है। सच यह है कि इस काउंसिलर ने ये नारे मई के महीने में चुनाव जीतने के बाद लगाए थे, अब नहीं लगाए और कल जब दंगे हो रहे थे उस समय यह मुस्लिम काउंसिलर आगजनी करने वाले मुसलमानों से दंगे बंद करने की अपील कर रहा था और शहर में लगी आग को भी बुझाने में मदद कर रहा था। तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आपने ये नोट किया होगा कि ब्रिटेन की पुलिस कितनी असहाय नजर आ रही है, ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन का प्रशासन कितना असहाय नजर आ रहा है और वहां की पुलिस इन दंगों को, इस हिंसा को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। अब देखिए, यह भी समय का ही चक्र है कि जिस ब्रिटेन ने भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को पीड़ित बताकर हमारे समाज को बांटने की पूरी कोशिश की, अब वही ब्रिटेन
खुद को मुसलमानों के दंगों से पीड़ित बता रहा है और कह रहा है कि ब्रिटेन के मुसलमान वहां के मूल लोगों पर, क्रिश्चियंस पर, ईसाई धर्म के लोगों पर हावी हो रहे हैं। और यहां बात सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है, फ्रांस और उसके जैसे दूसरे पश्चिमी देशों ने भी 1990 से लेकर 2015 के बीच अरब, एशिया और अफ्रीकी देशों के मुसलमानों को अपने यहां पर खुलकर शरण दी। सबको कहा कि आप हमारे यहां आ जाइए, हम आपको रहने के लिए जगह देंगे, सुविधाएं देंगे, आपकी जान बचाएंगे। और बड़ी संख्या में इन देशों ने शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। लेकिन अब यही देश इन शरणार्थियों को अपने लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं और वहां ऐसे दंगों की जो संख्या है अब लगातार बढ़ती जा रही है और इनके आरोप अब लगातार मुस्लिम समुदाय पर वहां पर लग रहे हैं। आपको याद होगा अभी फ्रांस में भी हाल ही में दंगे हुए थे। सोचने वाली एक बात यह भी है कि ये पश्चिमी देश दुनिया को धर्मनिरपेक्षता पर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं और भारत के मुसलमानों को भी हमारे यहाँ असुरक्षित बताते हैं। कहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं ये असुरक्षित हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, लेकिन अपने देशों की स्थिति पर ये कभी कुछ नहीं बोलते। और इससे आप इन पश्चिमी देशों के असली चरित्र को समझ सकते हैं। जब भारत में कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना देते हैं, तुरंत एक टीम बना देते हैं जो कि उस पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है और फिर ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारे यहाँ हुए इस तरह की किसी घटना के बारे में इन देशों की रिपोर्ट क्या कहती है। अब उल्टा करने का समय आ गया है। अब इन देशों में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, जो मुसलमान हैं, और जब इस तरह के दंगे वहां पर होते हैं तो अब दूसरे भारत जैसे देशों को भी अपना एक कमीशन बनाना चाहिए, अपनी एक रिपोर्ट बैठानी चाहिए और वो रिपोर्ट पूरी दुनिया को बतानी चाहिए कि हम इन दंगों के बारे में क्या सोचते हैं। और जब हमने इन दंगों की तहकीकात की तो हमने इन पश्चिमी देशों के चरित्र के बारे में, इनके समाज के बारे में, इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में, इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, इनके प्रशासन के बारे में हमने क्या पाया और कैसे अब पश्चिमी देशों में ये शरणार्थी धीरे धीरे असुरक्षित होते जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट भी तो आनी चाहिए। ब्रिटेन के बाद अब हम आपको अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रहे दंगों के बारे में भी बताना चाहते हैं, जिनमें अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोचिए, हमारी बगल में बांग्लादेश है, 50 लोग मर चुके हैं दंगों में अभी तक, और इन दंगों में 2500 लोग घायल हुए हैं। और ये दंगे क्यों हो रहे हैं? ये दंगे सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म कराने के लिए हो रहे हैं। सोचिए, हमारे देश में दंगे होते हैं आरक्षण प्राप्त करने के लिए, बांग्लादेश में दंगे हो रहे हैं आरक्षण समाप्त करने के लिए। और इस समय बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां इन दंगों को नियंत्रित करने के लिए अब सेना को बुलाना पड़ा है। बांग्लादेश के हालात कितने नाजुक हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वहां के सरकारी न्यूज चैनल पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक संदेश प्रसारित हुआ जिसमें उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन इस संदेश से ये दंगे और ज्यादा भड़क गए और प्रदर्शनकारियों ने सरकारी न्यूज चैनल की बिल्डिंग में तोड़फोड़ करके सरकारी न्यूज चैनल की बिल्डिंग में ही आग लगा दी। और इन दंगों में एक पत्रकार की भी रिपोर्टिंग करते हुए मृत्यु हो गई, मौत हो गई। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, बांग्लादेश में ये दंगे सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हो रहे हैं और ये वही आरक्षण है जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है। वहां पर कोई जाति का आरक्षण नहीं है, धर्म का आरक्षण नहीं है, यह आरक्षण अलग किस्म का है। वर्ष 1971 के जिस युद्ध के कारण
पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। यानी जिस युद्ध के बाद बांग्लादेश का एक अलग देश के रूप में निर्माण हुआ, उस युद्ध में शहीद होने वाले वॉर हीरोज के परिवारों को पीढ़ी दर पीढ़ी बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलता है। 30% बहुत बड़ा आरक्षण है। इसके अलावा कुछ सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 10% आरक्षण मिलता है, अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को भी 1% आरक्षण मिलता है। और इसी आरक्षण को खत्म कराने के लिए बांग्लादेश में इस समय ये दंगे हो रहे हैं। बांग्लादेश के युवाओं का कहना है कि सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, न कि आरक्षण के आधार पर। और बांग्लादेश की सरकार ने वर्ष 2018 में ही इस आरक्षण को समाप्त भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद इसी साल जून के महीने में ढाका हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और फिर से आरक्षण को समाप्त कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अब भी बांग्लादेश में इस आरक्षण के खिलाफ दंगे रुके नहीं, दंगे चल रहे हैं। क्योंकि वहां के लोग, अब आप सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट, सरकार कह चुकी कि हम आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को समाप्त कर दिया, तो फिर दंगे रुक क्यों नहीं रहे? इसका कारण यह है कि प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सरकार इस आरक्षण के खिलाफ बाकायदा एक कानून बनाए, ताकि भविष्य में कभी कोई और सरकार या कोई और अदालत इस आरक्षण को फिर से बहाल ना कर पाए। इसलिए सरकार को बाकायदा इसके लिए एक बिल लाना चाहिए और संविधान के तहत कानून बनाकर हमेशा के लिए संवैधानिक रूप से इस आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, जो सरकार करना नहीं चाह रही। अगर सरकार बांग्लादेश की संवैधानिक रूप से कानून बनाकर इस आरक्षण को समाप्त कर दे तो ये दंगे रुक सकते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ी राजनीति है। इन लोगों का यह भी कहना है कि सरकारी नौकरियों में वॉर हीरोज के जिन परिवारों को 1/3 आरक्षण मिलता है, वो वॉर हीरोज असल में शेख हसीना की पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि वर्ष 1971 के संघर्ष का नेतृत्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिवंगत पिता शेख मुजीबुर रहमान ने खुद ही किया था। इसलिए उनके सारे जानने वाले, उनके दोस्त, उनके सहयोगी ही इस पूरे युद्ध में वॉर हीरोज थे, और अब उन्हीं के परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। और इसीलिए शेख हसीना ने अब तक इस आरक्षण के खिलाफ कोई कानून बनाने की बात नहीं की है। हालांकि इन दंगों में विदेशी ताकतों का हाथ भी हो सकता है, और इसमें अमेरिका की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में 15,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें 8,500 छात्र हैं। और इन दंगों के बाद बांग्लादेश में भारत के हाई कमीशन ने भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और उन्हें हिंसा प्रभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। अब जब इस तरह की चीज किसी बांग्लादेश जैसे देश में होती है, तो उसमें दो बड़ी बातें होती हैं। एक, अमेरिका जैसे जो देश हैं वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से इन दंगों को भड़काते रहते हैं। और ये कैसे भड़कते हैं? क्योंकि जो पश्चिमी बड़े बड़े जो देश हैं अमेरिका जैसे, वो उन देशों के विपक्षी दलों के साथ मिल जाते हैं। विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता, ये बड़े नेताओं से मिल जाते हैं अमेरिका के या पश्चिमी देशों के, और फिर ये मिलकर वहां दंगों को भड़काते हैं। एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश में हो रहे इस आंदोलन के समर्थन में पश्चिम बंगाल में भी अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और वामपंथी दलों के छात्र संगठनों ने बांग्लादेश सरकार की कार्रवाई का कोलकाता में विरोध किया है और बांग्लादेश के हाई कमीशन का घेराव करने की कोशिश की। लेकिन सोचिए, वामपंथी दलों के जो छात्र भारत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहते हैं, वो बांग्लादेश के उन दंगों का समर्थन कर रहे हैं जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने के लिए चल रहे हैं। कितना बड़ा विरोधाभास ये आपको देखने को मिल रहा है। अब जो आने वाली खबर है वो उन लोगों के लिए है जो जिम नहीं जाना चाहते, जो रोज व्यायाम नहीं करना चाहते, लेकिन अपना वजन घटाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो बिना जिम जाए, बिना एक्सरसाइज किए और बिना कोई दवा खाए अपने शरीर के फैट को हराकर फिट बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत थोड़ी कम करना चाहते हैं। मशहूर फिल्म अभिनेता आर माधवन ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है जिसमें वो कहते हैं, उन्होंने अपने फिटनेस सीक्रेट का खुलासा किया है। और हमें ऐसा लगा, हमने माधवन का ये पोस्ट पढ़ा और हमें ऐसा लगा कि माधवन ने अपने अनुभव से जो लोगों को बताने की कोशिश की है कि वजन कैसे घटाया जाए और कैसे फिट रहना है, मुझे लगता है कि उनके अपने अनुभव से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
और उन्होंने ये बताया है कि कैसे उन्होंने सिर्फ 21 दिन के अंदर अपना वजन बिना किसी वर्कआउट के कम कर लिया। आर माधवन ने बताया है कि उन्होंने सिर्फ अपने खाने का तरीका और खाने का समय निर्धारित किया है, अपने खाने के समय को ठीक किया है और उसका नतीजा यह रहा कि वो सिर्फ 3 हफ्तों में बिल्कुल फिट हो गए। तस्वीरें देखिए, 3 हफ्तों में कहां से कहां आ गए। आर माधवन ने जो बताया है वो हम आपको आज कुछ सरल पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी अगर चाहें तो माधवन को फॉलो कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक निश्चित समय या घंटों के उपवास की तरह होता है, जिसमें आप कुछ नहीं खाते कुछ घंटों के लिए। मान लीजिए आप शाम 7 बजे अपने आखिरी मील लेते हैं और 7 बजे के बाद आप और कुछ नहीं खाते और अगले दिन सुबह 10 या 11 बजे के बाद ही आप कुछ खाते हैं। तो इस तरह आपकी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो 15 या 16 घंटे की हो जाती है। तो वो आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी चाहिए। 12, 13, 14, 15 या 16 घंटे की फास्टिंग अगर आप कर सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये फास्टिंग आप कैसे करेंगे? ये तभी हो पाएगी जब आप शाम को 7-8 बजे अपना डिनर कर लेंगे और उसके बाद आप अपने पेट में कुछ नहीं डालेंगे। मान लीजिए अगर आपने 7 बजे कुछ खाया, शाम को अपना डिनर कर लिया और फिर अगले दिन अगर आप 10 बजे या 11 बजे कुछ खाते हैं तो आपका आराम से 15-16 घंटे की फास्टिंग आपकी हो जाती है, जो आपके लिए ज़रूरी है और ऐसा आप हर रोज़ कर सकते हैं। तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग पर नज़र डालिए आप और देखिए कि क्या आप भी हर रोज़ इस तरह का उपवास रख सकते हैं 15 घंटे का। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो है कि अपने भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाइए। खाना खाते समय उसे ज़्यादा से ज़्यादा बार अच्छी तरह से चबाएं, जिससे खाना आपके मुंह में ही घुल जाए। यानी खाना जो आप खा रहे हैं उसे आपने इतना चबाया कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए और इसे पचाने में आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जबकि अधिकतर मामलों में असल में इसका उल्टा होता है। ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में अपना खाना खाते हैं और उसे ठीक से चबाते नहीं हैं और ऐसा लगता है जैसे वो खाने को ठीक से खाने की बजाय, चबाने की बजाय बस एक तरीके से निगलते जा रहे हैं और इस स्थिति में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस खाने को पचाने के लिए। तो अगर आप उस खाने को ठीक से चबाएंगे तो फिर आपके सिस्टम को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसे पचाने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने पानी को एक साथ गटकने की बजाय धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि पानी इस तरह से पीजिए जैसे आप किसी चीज को धीरे धीरे खाते हैं। तो पानी को धीरे धीरे पीजिए और ज्यादा बार पीजिए और अपना पानी का जो इनटेक है पूरे दिन में उसे बढ़ा दीजिए। तीसरी बात उन्होंने बताई है कि दिन के लास्ट मील का समय आपको क्या होना चाहिए। जो दिन का आपका आखिरी खाना है वो कितने बजे खाना चाहिए। उनके मुताबिक शाम को 6:45 बजे 6:45 के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए और शाम को जो आखिरी मील आप लें वो भी जो मील है वो पकी हुई होनी चाहिए। यानी उसमें आपको पका हुआ भोजन खाना है, कुछ भी कच्चा आपको नहीं खाना है, कुछ भी रॉ नहीं खाना है। कोई सैलेड आपको नहीं खाना चाहिए, कोई सब्जी ऐसी नहीं खानी चाहिए जो कच्ची है। यानी जो भी खाना आप खाएंगे शाम का वो पका हुआ होना चाहिए, कुक्ड होना चाहिए। और उन्होंने साफ कहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद कुछ भी कच्चा खाना आपको नहीं खाना है। कच्चा खाना क्या है? जैसे फल, सैलेड या कुछ सब्जियां, वो दोपहर 3 बजे से पहले पहले आप खा लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने सुबह सुबह एक लंबी वॉक करने की सलाह दी है। आप लंबी वॉक के लिए निकल जाइए, आपको वॉक करनी चाहिए। और फिर रात में जल्दी सोने और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। तो आपको रात में जल्दी सो जाना चाहिए और जब तक आप गहरी नींद नहीं लेंगे तब तक आपका शरीर ठीक नहीं हो सकता। इसलिए गहरी नींद जरूरी है। अब गहरी नींद आएगी कैसे? लोगों को तो आजकल नींद ही नहीं आती। इसके लिए आर माधवन का कहना है कि सोने से 1.5 घंटे पहले आपको कोई स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। यानी 1.5 घंटे पहले सोने से आप ना तो टीवी देखिए, ना अपना मोबाइल फोन की स्क्रीन देखिए, ना किसी और गैजेट की स्क्रीन देखिए। यानी कोई भी स्क्रीन, चाहे फोन की हो या टीवी की हो, आपको नहीं देखनी चाहिए सोने से 1.5 घंटे पहले तक। आजकल बड़ी संख्या में लोग नींद आने के आखिरी सेकंड तक मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहते हैं।
आखिरी चीज जो वो करते हैं, सोने से ठीक पहले भी फोन देखते हैं और उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं। लेकिन आर माधवन का कहना है कि जिस समय आपको सोना है उससे 1.5 घंटे पहले आप अपना मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप को खुद से दूर कर दीजिए और टीवी को बंद कर दीजिए। उदाहरण के लिए अगर आप रात को 10:30 बजे सोने वाले हैं तो 9 बजे से ही अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपको बंद कर देना चाहिए, तब आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। और आखिर में आर माधवन कहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए और ऐसा खाना खाना चाहिए जो बहुत हेल्दी हो और जिससे आपका शरीर बहुत आसानी से पचा सके। आर माधवन ने यह भी कहा है कि यही उनके फैट से फिट होने का राज है, जिससे आप भी अपना कर देख सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो आर माधवन की इस रूप जो अभी दिख रहा था उसकी तरह होंगे, लेकिन अगर आप आर माधवन का ये वाला रूप अपनाना चाहते हैं तो आपको वो सारी चीजें करनी होंगी जो आर माधवन ने कही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद से अमेरिका में उनके समर्थक अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत लगभग निश्चित मानी जा रही है। जैसे भारत में बॉलीवुड अभिनेता और यहां के क्रिकेटर बहुत लोकप्रिय हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका में WWE के जो रेसलर्स हैं वो बड़े लोकप्रिय होते हैं फिल्म स्टार्स की तरह, और इन रेसलर्स के समर्थन को चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी कड़ी में अब ट्रंप को एक बहुत बड़े और लोकप्रिय पहलवान का समर्थन मिल गया है जिनका नाम है हल्क होगन, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया है और ट्रंप को अपना हीरो बताते हुए उन्होंने अपनी टी शर्ट फाड़ दी, जैसा कि वो अपने कुश्तियों के दौरान करते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप का खुलकर समर्थन करता हूं। देखिए। But what happened last week when they took a shot at my hero and they tried to kill the next President of the United States? Enough was enough, and I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. Let Trumpomania make America great again. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों का इतिहास ये बताता है कि वहां WWE के रेसलर्स जिस भी उम्मीदवार का समर्थन कर देते हैं वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है, और इस हिसाब से ट्रंप अमेरिका में इस बार का चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद जहां अमेरिका में उनके लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है, वहीं मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए आगे की जो डगर है, आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। अब अमेरिका के एक और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह मान लिया है कि जो बाइडेन का चुनाव में जीतना आसान नहीं है, और बराक ओबामा ने एक लेख में यह लिखा है कि जो बाइडेन की उम्मीदवारी पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और बराक ओबामा जो बाइडेन की पार्टी अपनी ही पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है। तो अब बराक ओबामा खुद ही ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन को इस रेस से बाहर हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर हमले तेज उन्होंने कर दिए हैं और कहा है कि अब मैं बाइडेन का नाम भी नहीं लूंगा। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपने हमले जो बाइडेन पर अब बहुत तेज कर दिए हैं। अब आज वो क्या कह रहे हैं, देखिए। If you took the 10 worst presidents in the history of the United States, think of it, the 10 worst, added them up, they will not have done the damage that Biden has done. Only going to use the term once. Biden. I'm not going to use the name anymore, just one time. The damage that he's done to this country is unthinkable. तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपको एक बार फिर आपके मनपसंद शो ब्लैक एंड व्हाइट के 2 वर्ष पूरे होने पर हम शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं, और आपके प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद भी देना चाहते हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि हम और आप एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। हम और आप एक ही टीम हैं जो इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए काम कर रही है।
ब्लैक एंड व्हाइट के 2 साल। आज वो खबर दिखा रहे हैं जिससे आपके परिवार का लेना देना है, जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा भेजा। जनता के विश्वास ने बनाया देश का नंबर 1 न्यूज शो। मैं आज ब्लैक एंड व्हाइट और आज तक की पूरी टीम की तरफ से दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा ये रिश्ता हर दिन ऐसे ही लगातार मजबूत होता चला जाए। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। विक्रम, आ तो गए, जाओगे कैसे? बड़े आराम से। ये देश हेलो, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी!